यूसीसी को लेकर इंतजार खत्म। उत्तराखंड में आज से लागू यूसीसी। सीएम ने पोर्टल पर नियमावली का किया लोकार्पण। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक बद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। खानपुर विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पर रविवार को 3 गाड़ियों में सवार हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें से इलाके में हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के अनुसार इस घटना में बीजेपी के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और उनके समर्थकों का नाम सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि पिछले 2 दिनों में सोशल मीडिया पर विधायक उमेश कुमार और कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बीच तीखी बयानबाजी चल रही थी, जिसका यह विवादित नतीजा है। और इसी के साथ घटना में उमेश कुमार के समर्थक के घायल होने की सूचना भी है, जिसे गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पार्टी को शर्म आनी चाहिए, इस सरकार को शर्म आनी चाहिए। एक आदमी को, एक पागल आदमी को सड़क पे खुलेआम छोड़ रखा है, गुंडाई करने के लिए, अराजकता फैलाने के लिए, गोलियां चलाने के लिए। यही सरकार इसके मुकदमे वापस लेती है जब ये गोलियां चलाता है, और यही सरकार इसे संरक्षण देती है। इसे इसके इतने हौसले बढ़े हुए हैं। क्या मानते सर, इस तरह का वो करते कर रहा है, गोलियां चला रहा है करके, क्या मामला है? मामला क्या है? साफ अराजकता है, बौखलाहट, पागलपन इसी को कहा जाता है। आदमी जब अपनी हार से बौखलाया हुआ, जगह जगह से प्रताड़ित हुआ लंढोरा चुनाव में नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ा रहे थे, बुरे तरीके से हारे हैं चुनाव, दिमाग खराब हुआ है, चारों तरफ लोगों को गालियां देते फिर रहे हैं, यहां आके गोलियां चला रहे हैं। पागलपन नहीं है तो और क्या है? आज रुड़की में सोशल मीडिया से ये प्रसारित भी हुआ है और हमें जो थाने के स्तर से भी प्राप्त हुआ कि पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन द्वारा एक वर्तमान विधायक उमेश कुमार जी के कार्यालय में जाके फायर किया गया और वो वीडियो प्रसारित भी हो रहा है। पुलिस ने तत्काल इसको संज्ञान में लिया है। इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और जो भी सख्त कार्रवाई होगी इसमें अमल में लाई जाएगी। और इसके पीछे जितने भी वेयरअबाउट्स हैं, किस कारण से हुआ है या क्या इसका इंस्टिगेशन का जो भी रहा है, उसको भी पुलिस संज्ञान में रखेगी। और इस किसी भी प्रकार के इस पूरे हरिद्वार में किसी भी लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने की किसी को न तो अनुमति है, न वो इस तरीके से कोई अगर ऐसी कोई कार्रवाई करता है उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। और उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कि कुल 28 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून में राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करेंगे। प्रदेश के 7 जिलों में 19 स्थानों पर राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ प्रदेश के खेल मंत्री रेखा आर्या ने सभी अधिकारियों को खिलाड़ियों के साथ ही समन्वय बनाने के लिए निर्देश दिए और इसके साथ उनके निर्देश के बाद राष्ट्रीय खेलों में शामिल होने वाले 10,000 से अधिक खिलाड़ी से उत्तराखंड खेल विभाग लगातार संपर्क में जुटा हुआ है। क्योंकि ये अपने 7 जनपदों में होने हैं, जिसमें टिहरी से लेकर हमारे देहरादून से लेकर हरिद्वार से लेकर उधम सिंह नगर से लेकर हमारे नैनीताल से लेकर अल्मोड़ा तक के जनपदों में जो है हमारे खेल प्रतियोगिताएं होनी है। संबंधित जिलाधिकारी और संबंधित कंपनी के हमारे जिनके पास में ये जिम्मेदारियां हैं, चाहे वो एकोमोडेशन का हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन का हो या कैटरिंग का हो, या हमारे वेन्यू मैनेजर्स जो कि संबंधित इवेंट्स के दौरान में रहेंगे, या डीओसी जो पूरा इवेंट कराने का जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, वे सभी संबंधित जिलाधिकारियों के संपर्क में है। हरिद्वार के खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश शर्मा और पूर्व विधायक प्रणव चैंपियन के बीच में विवाद। अब बीजेपी ने ठोस कार्रवाई की बात कही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि हरिद्वार में 2 दिन से जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है वे सही नहीं है। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं द्वारा कानून अपने हाथ में
लेना गलत है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि सीएम धामी से इस मामले में बात की है और वही पार्टी किसी को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं देती है। जो भी इस तरह का कार्य करेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मामले की जांच कर रही है और वही बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने यह भी संकेत लिए हैं कि जल्द ही बीजेपी नेता प्रणब चैंपियन के खिलाफ बीजेपी संगठन की ओर से कार्रवाई की जाएगी। लगातार 2 दिन से हरिद्वार के अंदर जो माहौल बन रहा है और ऐसे लोगों द्वारा बन रहा है जिन पर जनता का विश्वास है, एक वर्तमान विधायक है, पूर्व विधायक है, और प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था बनी रहे, जिनके नॉलेज में इस बात का पूरा जानकारी भी है और चीज़ों को समझते भी है, लेकिन इस प्रकार से कानून अपने हाथ में लेकर और कानून का खिल्ली उड़ाना, ये कम से कम एक जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देता है। और मैंने आज माननीय मुख्यमंत्री से कहा भी है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए सख्त से कदम उठाने चाहिए और इस प्रकार का माहौल निर्माण किसी के द्वारा ना हो, इसका प्रयास होना चाहिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। अपनी स्थापना के रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुके युवा राज्य उत्तराखंड 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन की बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के आग्रह को स्वीकार करते हुए भारतीय ओलंपिक संघ ने योग और मलखंभ जैसे 2 पारंपरिक खेलों को भी राष्ट्रीय खेल का हिस्सा बना दिया है। हाल ही में राजधानी देहरादून में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर प्रतीक, मौली, लोगो, जर्सी, एंथम और टैगलाइन का अनावरण किया। इस अवसर पर उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के लिए टैगलाइन संकल्प से शिखर तक घोषित की गई। मैं देवभूमि उत्तराखंड के सभी लोगों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद प्रदान करता हूं। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक चलने वाले राष्ट्रीय खेलों का सुंदर लोगो और शुभंकर मौली दोनों ही उत्तराखंड के राजकीय पक्षी मोनाल से प्रेरित है, जो प्रदेश की विशिष्टता को प्रदर्शित करने के साथ उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता और विविधता के रंगों को भारत के प्रत्येक कोने तक पहुंचाएगा। उत्तराखंड को बधाई देना चाहता हूं जो इन खेलों का आयोजन कर रहे हैं। उत्तराखंड ने इस आयोजन को एक नया रूप और दृष्टिकोण दिया है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक लाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने के साथ साथ प्रदेश में नई खेल नीति लागू कर विभिन्न माध्यमों से राज्य में खेल और खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य आयोजन में आपका स्वागत है। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में पिछले 2 दिनों से गैंगवार जैसा माहौल दिखाई दे रहा है, जहां बीजेपी के पूर्व विधायक कुंवर प्रणब चैंपियन और खानपुर विधानसभा से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के बीच आपसी विवाद में अब तूल पकड़ लिया है। दोनों नेता एक दूसरे के खिलाफ हथियार लहराते हुए एक दूसरे को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। और इस बीच आपको बता दें, दरअसल बीते शनिवार को प्रणब चैंपियन ने सोशल मीडिया में विधायक उमेश कुमार और उनके माता पिता के लिए अपशब्द कहे थे और इसके विरोध में उमेश कुमार देर रात प्रणब चैंपियन के घर पहुंचे और वही रविवार शाम को प्रणब चैंपियन हथियार लेकर उमेश कुमार के घर पहुंचे और ताबड़तोड़ फायरिंग की। वही बीजेपी के पूर्व विधायक चैंपियन और उनके समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया गया, तो वही निर्दलीय विधायक उमेश कुमार को उसके समर्थक भी हिरासत में लिए गए हैं।
यहाँ पर बहुत सारे लोग थे और किसी की जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लगभग 50 से ज्यादा गोलियां वो चला कर गए हैं। मारपीट भी हुई कुछ समर्थकों के साथ। एक समर्थक का, एक महिला पत्रकार है यहाँ पे सपना, उनको मारा उन्होंने, लड़की को, और बदतमीजी करके गए हैं। कार्यालय पे मौजूद नहीं थे? मैं नहीं था, मैं लक्सर था। बताइए मामला क्या था, पूरा मामला ऐसा क्यों बढ़ गया? बात को लेकर इतनी परसों इन्होंने कल जो है इन्होंने मेरी माँ को बहुत अपशब्द कहे। इन्होंने कहा कि नाजायज औरत है, पता नहीं क्या क्या इन्होंने मेरी माँ को बोला। उसके बदले में मैंने इनको इनके घर पर गया था, ये घर पर नहीं थे, लेकिन मैंने इनके घर पर जाके कोई गोलीबारी नहीं की। और अब ये जो है आज यहाँ मेरे घर पर आकर गोलीबारी कर गए हैं। इसका जवाब मैं इन्हें दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आज कुंवर प्रणव चैंपियन द्वारा माननीय विधायक उमेश शर्मा के आवास कैंप ऑफिस में जाके जो फायर किया गया था, उसके उनके और उनके समर्थकों द्वारा, उसमें तत्काल पुलिस के द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें हमारी विशिष्ट टीम लग के आज अभी कुंवर प्रणव चैंपियन की अरेस्टिंग की गई है। इसमें आवश्यक जो वैधानिक कार्रवाई हैं वो की जा रही हैं। इसी क्रम में माननीय विधायक उमेश शर्मा के विरुद्ध भी पुलिस की ओर से एक अभियोग पंजीकृत किया गया है, जो चैंपियन कुंवर प्रणव चैंपियन की ओर से प्राप्त तहरीर के आधार पर लिखा गया है, और उनको भी अभी हिरासत में उनको और उनके समर्थकों को लिया गया है। इसमें बिल्कुल जो भी वैधानिक कार्रवाई है पुलिस की ओर से सख्त की जा रही है। कुछ नहीं कहा, हमें उसने आगे चल दिया, मेरे स्टाफ को मारा, मेरे महल पे गोली चलाई। आज हमने बचाव पे कार्रवाई की तो पुलिस ने ये अन्याय हो रहा है, अन्याय। आपने भी घर में जाकर फायर किया, आपने एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। अपनी स्थापना के रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुके युवा राज्य उत्तराखंड 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन की बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के आग्रह को स्वीकार करते हुए भारतीय ओलंपिक संघ ने योग और मलखंभ जैसे 2 पारंपरिक खेलों को भी राष्ट्रीय खेल का हिस्सा बना दिया है। हाल ही में राजधानी देहरादून में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर प्रतीक, मौली, लोगो, जर्सी, एंथम और टैगलाइन का अनावरण किया। इस अवसर पर उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के लिए टैगलाइन संकल्प से शिखर तक घोषित की गई। मैं देवभूमि उत्तराखंड के सभी लोगों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद प्रदान करता हूं। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक चलने वाले राष्ट्रीय खेलों का सुंदर लोगो और शुभंकर मौली दोनों ही उत्तराखंड के राजकीय पक्षी मोनाल से प्रेरित है, जो प्रदेश की विशिष्टता को प्रदर्शित करने के साथ उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता और विविधता के रंगों को भारत के प्रत्येक कोने तक पहुंचाएगा। उत्तराखंड को बधाई देना चाहता हूं, जो इन खेलों का आयोजन कर रहे हैं। उत्तराखंड ने इस आयोजन को एक नया रूप और दृष्टिकोण दिया है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक लाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने के साथ साथ प्रदेश में नई खेल नीति लागू कर विभिन्न माध्यमों से राज्य में खेल और खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य आयोजन में आपका स्वागत है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले सीधे लिए चलते हैं आपको देहरादून, जहां मुख्य सेवक सदन में लोकार्पण कार्यक्रम चल रहा है, जहां पर समरसता समानता के नए युग का शुभारंभ हुआ है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। क्यों मुन्ना भाई साहब, आप तो बहुत हमारे संविधान के वो हैं, तो और हमने दोबारा जैसे ही हम सरकार में आए उसके पहले दिन से ही, क्योंकि हमने ये संकल्प लिया था,
हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जब हम उस चुनाव में गए थे, तो हमने कहा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम सबसे पहला एक काम करेंगे, हम देवभूमि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए पहले दिन से काम करेंगे और पहला निर्णय हम वही लेंगे। और हमने पहला निर्णय वही किया था। हमने अपना काम प्रारंभ कर दिया और आज वो दिन आ ही गया। लगभग 3 साल हो गए। मुझे याद है कि 12 फरवरी 2022 को मैंने ये संकल्प देवभूमि उत्तराखंड की जनता के सामने रखा था और लगभग 3 साल होने को है। और वो दिन आज, उस दिन की जो प्रतीक्षा थी वो प्रतीक्षा हमारी पूरी हुई, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। भाइयों बहनों, अगर मैं एक वाक्य में कहूँ तो समान नागरिक संहिता जाति, धर्म, लिंग आदि में अंतर के आधार पर कानूनी मामलों में होने वाले भेदभाव को समाप्त करने का एक संवैधानिक उपाय है। इसके द्वारा सभी नागरिकों को समान अधिकार देने का प्रयास किया गया है। इसके लागू होने से प्रदेश में सच्चे अर्थों में महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित हो सकेगा, जिसके बारे में मैंने अभी कहा कि सशक्तिकरण भी होगा, सुरक्षा भी होगी। इसके द्वारा जो कुछ कुरीतियां हैं, अब हलाला, इद्दत, बहुविवाह, बाल विवाह, 3 तलाक आदि जो कुप्रथाएं हैं, उन पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सकेगी। हमारे मीडिया के मित्र, मुझे बीच में, मैं दिल्ली के चुनाव में था तो वहाँ मुझसे मिलने आए थे, तो कुछ लोगों ने मुझसे प्रश्न किया था ऑन कैमरा कि आपने इसमें से जनजातियों को अलग कर दिया है, तो ये समान नागरिक संहिता कैसे है? अब मैं थोड़ा टेक्निकल भी हो गया आप लोगों के साथ, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि आप लोगों को तो लिखना पढ़ना होता है और सब बनाना होता है, वो फेस तो हम ही लोगों को करना होता है, जवाब हमको ही देना होता है। तो हमने संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत वर्णित हमारी अनुसूचित जनजातियों को इस संहिता से बाहर रखा है, जिससे कि उन जनजातियों का और उनके रीति रिवाजों का संरक्षण किया जा सके। और वैसे हमारी ड्राफ्ट कमेटी जब उनके पास गई थी तो उन्होंने कहा था उस समय कि हमारी जो पहले इस प्रकार की जो भी बातें थी, अब हम उस तरह से नहीं है मतलब, लेकिन फिर भी अगर हमको कुछ समय दे दिया जाए तो भारत के संविधान में जो विशेष उनको प्रिविलेज मिला हुआ है, उसी के अनुरूप ये ड्राफ्ट बनाते समय ड्राफ्ट कमेटी ने उसका ड्राफ्ट में उन सभी प्रावधानों को किया है। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं पुनः स्पष्ट करना चाहूंगा कि समान नागरिक संहिता किसी भी धर्म या पंथ के खिलाफ नहीं है। बार बार ये बात भी आती है कि साहब, क्यों शादाब शमसी जी, बार बार ये बात आती है कि जो है ये किसी को टारगेट किया जा रहा है। ये किसी को टारगेट करने जैसी कोई बात नहीं है। ये समाज की जो कुप्रथाएं हैं उनको मिटाकर सभी नागरिकों को समानता से समरसता स्थापित करने का एक कानूनी प्रयास है। और इस कानून के माध्यम से किसी भी धर्म की मूल मान्यताओं और प्रथाओं को नहीं बदला गया है, केवल कुप्रथाओं को दूर किया गया है। यही कारण है कि विश्व के प्रमुख मुस्लिम देशों में सहित दुनिया के सभी सभ्य देशों में पहले से ही समान नागरिक संहिता लागू है। ये शायद कम लोगों को जानकारी होगी। काजमी साहब, आप बहुत बोलते हो हमारी तरफ से टीवी में ना, आप लोग सब इनको सुनते होंगे। काजमी साहब को, मुफ्ती मोहम्मद कासमी साहब हैं ये हमारे, तो ये आपको बार बार पक्ष रखना पड़ता है, सादाब जी को रखना पड़ता है, अन्य लोगों को रखना पड़ता है। तो ये पूरे मुस्लिम देशों सहित दुनिया के अधिकांश देशों में ये संहिता लागू है।
इस कानून द्वारा सभी धर्मों के लोगों के लिए विवाह और विवाह विच्छेद तो समझ गए ना, उसको डिफाइन तो नहीं करना है कोई आप लोगों को, भैया बाद में मत कहना, क्योंकि अभी अलग अलग से वो मैं नहीं बता पाऊंगा। मैं इसलिए ऐसे बोल रहा हूं कि आप लोग अपनी वो उसमें रख लीजिए, सब लोग मीडिया में। नहीं तो क्या होता है सौरभ जी, एक बार फिर एक को मतलब एक भी भाई ने लिया तो फिर मुझे जो है 2-3 घंटे जो है इसी में लग जाते हैं। आज क्योंकि कल से राष्ट्रीय खेल भी प्रारंभ हो रहे हैं, तो अभी उसमें भी पूरी रात तक काम करना है, सब लोगों को तैयारी करनी है। विनोद दा, आप लोग तो मेजबान हैं यहाँ के। तो विवाह विच्छेद एवं उत्तराधिकार आदि से संबंधित नियमों का, इन सभी नियमों को समान कर दिया गया है। जैसे सभी धर्म के लोग अपने अपने रीति रिवाज के अनुसार विवाह कर सकते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। कोई कह दे कि साहब जो है हम आनंद कारज करते हैं, हमारे मान साहब बैठे कहाँ गए हो हैं, तो आनंद कारज में कोई बदलाव नहीं, बल्कि आनंद कारज लागू किया हमने तो इसमें। ये पहले जो है विदेश जाते समय बड़ी परेशानी होती थी। उधम सिंह नगर में बहुत लोग परेशान रहते थे, क्योंकि मैं वहां बचपन से रहा हूं उन सबके बीच ही, तो वो सरल कर दिया। कोई अगर निकाह करता है तो निकाह किसी का रोका नहीं गया है जी, जैसे पहले करते थे वैसे ही अब भी करेंगे। क्यों मनोज जी, यही है ना, जैसे पहले था वैसे ही रहेगा। और जो 7 फेरे लेते हैं, जो पवित्र बंधन, वो भी चलता रहेगा, उसमें कहीं कोई वो नहीं है। और जो मैरिज होती है कहाँ पर, वो लोग चर्च में होती है, वो भी वैसे ही है, उसमें कोई लेकिन सभी धर्मों में एक चीज ये जरूर की गई है कि सभी धर्मों में विवाह की जो न्यूनतम आयु है, लड़कों के लिए 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष अनिवार्य कर दी गई है। मतलब 18 वर्ष से पहले नहीं कर सकते। वहीं दूसरी ओर सभी धर्मों में पति पत्नी को विवाह विच्छेद के पश्चात समान अधिकार देने के साथ ही पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरे विवाह को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। भाइयों बहनों, समान नागरिक संहिता में संपत्ति के बंटवारे और बाल अधिकारों के विषय में भी स्पष्ट कानून बनाए गए हैं। इन कानूनों के अंतर्गत सभी धर्म और समुदाय में बेटी को भी संपत्ति में। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।